हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। एक बार फिर से मैं आप सभी का संकल्प कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज फिर से स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का मैथ्स का पेपर नंबर 5 4 पेपर अपन ने सोल्व कर चुके हैं। आज 5वां पेपर जिसको लेके मैं आया हूं, इसका सॉल्यूशन आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रयास ये कीजिएगा कि पहले आप उस जो पेपर आपके पास आया हुआ है उस पेपर का सोल्व करने का प्रयास आप कीजिए। पहले क्वेश्चन को सोल्व आप कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट ए जो 1 नंबर का है। श्री गणेश करते हैं सबसे पहले और पार्ट ए का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न प्रायिकता से जुड़ा हुआ है कि यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.91 है तो पी ऑफ ई का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ई नहीं की प्रायिकता दे रखी है और पी ऑफ ई का मान ज्ञात करना। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होती है। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ डैश ई बराबर 1। यानी ये है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बाद। किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता अपने को दे ही नहीं रखी है, वही निकालनी। लेकिन किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.91 बराबर 1। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। इसको भेजा उधर तो 1 माइनस 0.91 और 1 माइनस 0.91 कितना बच गया? 0.9। यानी अगर 1 में से आप ये घटाओगे तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 9 गया तो 0। अगर अपन इसमें जोड़ देंगे, पॉइंट में से ये जोड़ देंगे तो 91 और 9 कितना हो जाएगा? 91 और 9 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0.09। 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। अब अपन देखते हैं सेकंड प्रश्न। 4.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जो परस्पर 70 डिग्री। यानी एक वृत्त है, उस वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है हमारे पास। एक स्पर्शरेखा ऐसी खींचनी है, एक स्पर्शरेखा, और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ऐसा हमारे को बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलते हैं और 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं। इधर ये स्केल से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ये सेंटर पॉइंट ले लिया और ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। जब भी स्पर्श रेखा बनाते हैं तो दोस्तों हम उस त्रिज्या पर एक बिंदु पर, त्रिज्या के एक बिंदु पर अर्धवृत्त से समकोण बनाते। तो अर्धवृत्त से समकोण कैसे बनेगा? यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोला। मेरे पास प्रकार नहीं है लेकिन आप प्रयास प्रकार से ही करना, मैं बता रहा हूँ। तो प्रकार हमने इतना खोला, यहाँ प्रकार की नोक रखते हुए यहाँ रखते हुए हमने अर्धवृत्त इस तरह से बनाया। स्टार्टिंग में कोण कितने डिग्री का कटता है? 60 डिग्री, फिर 120, फिर प्रकार की नोक को 60 पे रखा, इधर काटा, फिर 120 पे रखा, इधर ये कटा, तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया? ये कोण बन गया आपके 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें दोस्तों ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, ये पहले से बता रखा है 70 डिग्री, यहाँ पर भी आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ वाला कोण कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर 180 में से अपन 70 घटा देते हैं, 180 में से 70 घटा देते तो कितना बच जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 110 डिग्री। और चांदे की सहायता से यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाया और वो इस तरह से बना। फिर से यहीं पर अर्धवृत्त बनाया, 90 डिग्री, 60 डिग्री का चाप काटा, 120 का काटा, 90 का इधर काटा, इधर से काटा, इस दोनों को, इसको यहाँ से हमने ऐसे मिलाया। तो ये वाली रेखा
और ये वाली जो स्पर्शरेखा आ रही है, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री, और यहाँ कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री और ये हो जाएगा 70 डिग्री। और इसने यही कहा था कि दोनों स्पर्शरेखाएं जहाँ परस्पर मिलती है वहाँ कितने डिग्री का कोण होता है, 70 डिग्री। इसी में तीसरा प्रश्न है, मैं तीसरा प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा प्रश्न ये कहा था कि अर्धवृत्त पर बने कोण का मान कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर बने कोण का मान कितना डिग्री होता है, अर्धवृत्त पर बने कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो ये है पार्ट 1 के तीनों प्रश्न। इसे आप आराम से उतारिए वीडियो पॉज करके, फिर अपन देखते हैं पार्ट बी, इसका आगे वाला प्रश्न। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 व 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये है अगला सवाल, पार्ट बी का सवाल है, चौथा सवाल, कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, मस। बड़ी संख्या इसका मतलब मस। 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अपन क्या करते हैं कि जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है तो 245 में से 5 माइनस करते हैं, कितना आता है, 240। और इस 240 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 240 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 120, 2 का भाग दिया 60 बार, 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 5। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, कितना आ गया ये। फिर इसने कहा कि 2053 संख्या है, फिर से 5 अगर इसमें से माइनस कर देते, इसमें से भी शेषफल, तो कितना बच गया, 2048। अब 2048 का अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 1024, 2 का दिया 512, ठीक है। फिर 2 का दिया 2 बार गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 का दिया 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 का दिया 6 दूनी 12, 2, फिर 2 का दिया 32 बार, फिर 2 का दिया 16 बार, फिर 2 का दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, और फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 2000 इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2048 का अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया, 2 की घात 11। अब हमें म से निकालना। दोस्तों मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, जो 4th पेपर जो सोल्व किया था उसमें भी मैंने म से और ल से का एक तरीका बताया था कि ल से और म से निकालने की सिर्फ एक ट्रिक याद रखना। ल से होता है कॉमन और इसके बाद जो भी बचा हुआ है वो सब लेते हैं, लेकिन म से निकालने की क्या ट्रिक बताई, म से निकालने की ट्रिक बताई कि जो कॉमन है उसी को लेना है, वही क्या है उसका म से। बस आपको इन दोनों में से जो कॉमन है वो म से लेना है। कॉमन क्या है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। अब यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 5 इधर भी 3 है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों को नहीं लिखें, इन दोनों में से एक लिखें, तो 2 की घात 4, यानी 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 16। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 16, जो 245 और 253 को विभाजित करते अगर भाग देते तो हर कंडीशन में शेषफल कितना बचता है, हर कंडीशन में शेषफल 5 बचता है। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब दोस्तों ये पांचवा सवाल एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जब भी पद निकाले जाते हैं, जैसे इसने छठा पद का अगर पहला दूसरा पद निकाला जाएगा तो n का मतलब कितना है, अगर पदों की संख्या निकल जाती है किस फॉर्म में, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर पहला पद निकालना होगा तो a हो जाएगा, दूसरा पद निकालना होगा तो एक कम हो जाएगा, तीसरा पद निकालना होगा तो एक कम। जैसे यहाँ n की जगह मैं 3 रखता हूँ तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या लिख सकता हूँ 2d। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो एक पद कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि a6 तथा और a17वां पद 19 और 41 है, तो हमारे पास a6 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर कितना दे रखा, 19, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार a17वां ज्ञात करना है तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा a प्लस 16d बराबर कितना दे रखा है, 17वां पद 41, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमें कौन सा ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a40वां, यानी एक पद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 39 इंटू डी। इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, a और d का मान निकालना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है और 40वां पद आ जाएगा। ये किससे निकलेगा, समीकरण 1 और 2 से। अब अपन लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 19, दूसरी है a प्लस 16d बराबर 41। दोनों समीकरण में a बराबर, तो ये सारे चिन्ह माइनस के हो गए, 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 16 में से 5 गया तो माइनस 11d बराबर 41 में से 19 गया तो माइनस का 22। d का मान हो गया माइनस 22 बटे माइनस 11, तो d का मान कितना आ गया, d का मान आ गया मेरे पास। इस d के मान को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। अपन d का मान मैं यहीं कर रहा हूँ, इधर ही d का मान यहाँ लाइन खींच के इधर आगे पार्ट कर रहा हूँ इसके। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या है हमारे पास, a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 19, तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 19, 10 उधर पक्षांतर किया माइनस का, तो a का मान कितना आ गया 9। अभी इस d और a का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो a 40 बराबर a की जगह कितना रखना है 9 प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना रखना है 39 है, 39 इंटू डी की जगह कितना रखना है 2। ये हो जाएगा a 40 बराबर 9 प्लस 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 1 7, 78 और 9 कितना होता है 78 और 9 होता है 87। तो a 40वां पद कौन सा हो जाएगा 87 जो है वो a 40वां पद हो जाएगा। भाई a 40 जो है वो a 40वां पद याद कीजिए, a 40वां पद क्या हो जाएगा 87। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। पार्ट सी का छठा प्रश्न है कि हमें सिद्ध ये करना है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, ये वृत्त है, इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु, ये यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा और यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो परस्पर क्या होती है बराबर होती है। यहाँ पर एक बिंदु K मान लिया, ये एक बिंदु S मान लिया, ये एक बिंदु R मान लिया, यहाँ इसका केंद्र O मान लिया और इसको मैंने डैश 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 करके इसको यहाँ से एक मिला दी रेखा। अब ये कह रहा है कि ये हमें सिद्ध करना है कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समान होती है। तो हमें सिद्ध ये करना है, सबसे पहले लिखते हैं सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध ये करना है कि KS बराबर है KR, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है बराबर। रचना हमने ये की कि OS OR और
ओके को मिलाया, ये रचना कर दी हमने। तीसरा काम हमने ये किया उपपत्ति। उपपत्ति में ये किया हमने कि त्रिभुज, रचना हमने ये कर दी कि OS OR और OK को मिला दिया। अब उपपत्ति में ये करते हैं अपन कि कोण OSK बराबर है कोण ORK कितना डिग्री, 90 डिग्री। कि भाई यहाँ का बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाले कोण दोनों क्या है, 90 डिग्री। अब अपन लेते हैं त्रिभुज OSK व त्रिभुज ORK में, त्रिभुज ले लिया OSK और ORK में। सबसे पहले मैं लेता हूँ कोण OSK बराबर कोण ORK कितना डिग्री, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1 तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 से। फिर मैं लेता हूँ कि OK बराबर OK बराबर OK लिख सकता हूँ मैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिख सकता हूँ, उभयनिष्ठ भुजा। फिर मैं ले लेता हूँ कि भाई पहले ले लिया OSK ORK, फिर मैंने ले लिया OS बराबर OR। OS बराबर OR ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो अपन देखते हैं कि समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण भुजा से त्रिभुज OSK सर्वांग सम है त्रिभुज ORK, अतः सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो संगत भुजाएं कौन सी है, KS और KR। KS बराबर KR, और हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो है वो क्या होती है, परस्पर समान होती है। तो ये पार्ट सी का सवाल नंबर 6। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। मित्रों, आप जो भी सवाल देख रहे हैं बोर्ड पर, अगर आप कॉपी में उतारना चाह रहे हैं तो वहाँ वीडियो पॉज कर दीजिए, पहले सवाल को समझिए, वीडियो पॉज करने के बाद फिर उसे सवाल अपनी कॉपी में उतारिए। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है हमें और ऊंचाई दे रखी है। शंकु की त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके, मान लीजिए R मान लेते हैं, वो कितना हो गया, 7 सेमी हो गया। ऊंचाई H हो गया और वो मान लिया हमने 5 सेमी। उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल व आयतन, सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं आयतन। और यह आयतन किसका, शंकु का। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई R² H। अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ इस सूत्र से कि शंकु का जो आयतन होता है वो किसके आयतन का 1/3 होता है, शंकु का आयतन किसके आयतन का 1/3 होता है, किसके आयतन का 1/3 होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्योंकि पाई R² H जो होता है वो किसका आयतन होता है, बेलन का। हमारे पास 1/3 पाई का मान है 22/7 इंटू R कितना दे रखा है, 7 × 7 × H दे रखा है, एक साथ से एक साथ कट गया, 22 × 35/3। 22 का गुणा 35 से करके 3 का भाग देते हैं तो 256.66 आता है। आयतन में 21 सेमी है, तो या इसका क्या लिखेंगे, सेमी की घात 3 लिखो या घन सेमी लिखो। ये तो हो गया आयतन। अब बात करते हैं अपन इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R + L या L + R, कुछ भी कहो। पाई का मान कितना है
पाई का मान हमें पता है 22/7, आर कितना है 7, एल है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक मिनट, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र होता है पाई आर प्लस, हाँ दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर एल प्लस आर दे रखा है। अब हमारे पास पाई का मान है, त्रिज्या आर का मान है, लेकिन यहाँ पर एल जो है वो ये ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई शंकु की ऊंचाई है, और एल का मतलब होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई अपन सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर का मान कितना है 7, आर का मान है 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का कितना हो गया 25। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ा तो 4 2 6 और 1 7 74। एल स्क्वायर का मान आया 74, तो एल का मान कितना हो जाएगा √74। अब 74 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, या तो कहीं न कहीं प्रश्न में मिस्टेक है। अगर प्रश्न हमारे पास यही आता है, ये वाला प्रश्न ही आता है, त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी दे रखी है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला ये एल स्क्वायर बराबर, तो एल का मान कितना है √74। अब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं √74 का मान, जैसे √2 का मान होता है 1.414, इसी प्रकार √74 का मान होता है 8.60। ठीक है, √74 की जगह आप क्या लिख सकते हो 8.60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो कितनी हमारे पास 7 इंटू आर का मान है 7 प्लस 8.60 लिख दिया। अब क्या करना है 8.7 में मुझे 7 जोड़ना है, यानी आपको 7 में 8.60 जोड़ना, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट गया 22 इंटू 8 और 7 15.60। ठीक है, पॉइंट हटाए, नीचे कितने आ गए 100 आ गए, 1 0 से 1 0। अब 156 का गुणा अपन 22 से कर देते हैं, 22 छंग 132, हासिल लगा 13, 22 5 110, 110 और 13 हो जाएगा 123 का 3, हासिल लगा 12, 22 एकम 22, 22 और 12 हो जाएगा 34, 22 और 12 कितना हो जाएगा 34, और भाग दे दिया 10 का, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 343.2। इकाई क्या है सेमी, तो यहाँ लगा देंगे सेमी स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 343.2 सेमी स्क्वायर। दोस्तों देखो फिर से बता देता हूँ, त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 5 है। अगर यही तिर्यक ऊंचाई होती तो हमारे वहाँ सरल हो जाता। तिर्यक ऊंचाई नहीं, सिर्फ शंकु की ऊंचाई दे रखी है, यानी आर और एच दे रखा, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर इंटू आर, ऊंचाई एच, काट पीट किया 256.66 आ गया। फिर हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर प्लस एल, यानी आर का मान 7 है, एल का मान नहीं है, और तिर्यक ऊंचाई एल जो होती है वो निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 7 है, एच का मान 5, जोड़ा 74 आया। √74 किसी का मान नहीं होता, लेकिन √74 का मान होता है 8.60, वो मैंने यहाँ रखा। इससे इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना आया 343.2 सेमी स्क्वायर। इस पूरे का क्षेत्रफल आया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया। पार्ट सी का ही 8वां प्रश्न है, माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। अब पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है, एक तो अलग ही टाइप का है कल्पित विधि, और एक है पद विचलन। तो दोस्तों इसमें पद विचलन में जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है u बराबर x माइनस a/h। ये होता है पद विचलन निकालने का फॉर्मूला, कि आपको x में से a को घटाना और जो अंतराल है उसका भाग देना, u आ जाएगा। और जो फॉर्मूला होता है किसका, पद विचलन से माध्य निकालने का, वो होता है a प्लस समेशन ऑफ f ऑफ u अपॉन समेशन ऑफ f इंटू h। ये होता है पद विचलन से फॉर्मूला, पद विचलन से माध्य निकालने का सूत्र। अब हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे को x की ज़रूरत है।
और x के निकालने के लिए आपको पता है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका आधा करते दोनों। 10 में से 0 10 जोड़ा, इसका आधा 5, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। तो ये तो हमारे आ गया x। अब हमारे पास किसकी ज़रूरत है? हमारे पास f की ज़रूरत है, u की ज़रूरत है। अब पद विचलन देखना दोस्तों, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ फॉर्मूला, जो सारणी है वो यही लिख रहा हूँ कि u बराबर x माइनस a अपॉन h। अब देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। a जो है यहाँ पर a क्या होता है? a बराबर होता है आपका कल्पित माध्य। क्या होता है? a आपका कल्पित माध्य। और h जो होता है आपका वर्ग अंतराल होता है। कितने का अंतराल? 10 का। अब a कैसे लेते हैं? 1 2 3 4 5 a लेते हैं x में से, इनमें से कोई सी भी एक संख्या मैं ले लेता हूँ a बराबर 25। a बराबर मैंने क्या ले लिया? 25। इस x की जगह रखा 5 माइनस 25 बटे 10, कितना आ गया? माइनस 20 बटे 10 बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। फिर अगला रखा 15 माइनस 25 बटे 10 यानी कितना? माइनस 10 बटे 10 बराबर कितना? माइनस का 1। 25 में से 25 गया, पूरा आ गया 0। फिर ये रखा 35 माइनस 25 बटे 10 बराबर कितना? 10 बटे 10 बराबर कितना? 1। 45 माइनस 25 बटे 10 बराबर कितना? 20 बटे 10 बराबर कितना? 2। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? u की वैल्यू आ गई, ठीक है। या तो आप ये काम रफ में भी कर सकते हो, नहीं तो आप साथ में भी कर। अब अगला हमें ज़रूरत होता है f इंटू यू, कि जो भी आपका आया है u का मान, उसका गुणा आप f से कर दीजिए, ठीक है। फिर इस सब का योग और f का योग करके भाग दे दीजिए। अब f का गुणा u से करते हैं। 7 का गुणा 2 से क्या? -14। 10 का गुणा -1 से क्या? -10। 15 का गुणा 0 से क्या? 0। 8 का गुणा 1 से क्या? 8। और 10 का गुणा 2 से क्या? 20। 14 और 10 माइनस का 24 प्लस 28 कितना आया? बराबर आ गया 4। यानी समेशन ऑफ f ऑफ u का मान कितना आया? 4। अब f 10 और 7 17, 17 और 15 भाई 7 5 12, 12 और 8 20, 20 की सुपर हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो गया 10 20 30 40 और 50 हो गया। 7 5 12 8 20 2 3 4 5 50, यानी f का मान कितना आया? 50। अब अपन ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन ऑफ f ऑफ u अपॉन समेशन ऑफ f इंटू h। a का मान आपने कितना लिया? 25 प्लस समेशन ऑफ f ऑफ, ये 10 और 14 24, 20 और 8 28, 28 में से 24 गया तो 4 अपॉन समेशन f का मान कितना है? 50 इंटू h का मान कितना है? 10। कट गया, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 बटे 5। यहाँ तो भाग इसमें दे दो, कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 40 में 4 में जाएगा 0.8 बार, क्योंकि 8 बन जा 40, यानी 25 प्लस 0.8। 0.8 अगर 25 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 25.8। इस पूरे का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और वही इसका क्या हो जाएगा? 25.8 क्या हो जाएगा? इसका माध्य हो जाएगा। 25.8 इसका माध्य। पार्ट टी, वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि बिंदु -3p और बिंदुओं -5 और -4 और -2 और 3 को अंतः विभाजित करता है, p का भी मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाना है। और अपन देखते हैं इसमें बिंदु -2 और -3 ही दे रखा है, 2 बिंदु दे रखे हैं, उन दोनों के -2 और -3 अंतः विभाजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन एक लाइन के माध्यम से इसको करते हैं कि मेरे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ। ए बिंदु जो है -5 और -4 है, बी बिंदु है -2 और 3।
ये जो है एक बिंदु, उसका निर्देशांक है 3 और P, ठीक है। इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। हमारे पास अंतःविभाजन, दोस्तों अंतःविभाजन का सूत्र याद है आपको, और मैंने अंतःविभाजन के लिए बताया भी था आपको सूत्र। x और y दोनों के लिए लगता है, अंतःविभाजन होगा तो प्लस का साइन आएगा, बाह्य विभाजन होगा तो माइनस का साइन आएगा। अब अंतःविभाजन के लिए सबसे पहले अपन x का फॉर्मूला लिखते हैं। याद रखने के लिए सूत्र क्या बताया, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दो, ठीक है। 1 है तो यहाँ लगा दो 2, 2 है तो यहाँ लगा दो 1, x के लिए लिख रहे। अब अपन इसमें मान रखते हैं दोस्तों, तो x का मान, ये एक बिंदु है तो x का मान कितना है, माइनस का 3 बराबर m1 का मान नहीं है, x2 का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस m2 का मान नहीं है लेकिन x1 का मान कितना है, माइनस का 5 अपॉन m1 प्लस m2। इसका गुणा इसे क्या, -3m1 माइनस का गुणा इससे क्या, -3m2 बराबर -2m1 -5m2। अब m1 वाले को एक तरफ, m2 वाले को एक तरफ रखते हैं तो -3m1, इसको इधर लाया तो पक्षांतर किया तो प्लस का 2m1 हो जाएगा, -5m2, इसको उधर भेजा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। -3m1 में से 2m1 गया तो माइनस का m1, -5m2 में से 3m2 गया तो माइनस का 2m2, माइनस से माइनस करिए। अब हमें निकालना है m1 अनुपात m2, ये m1 है ही है, इस m2 को इधर लाया तो कहाँ जाएगा, भाग में, 2 इधर है, ये इधर से 1 लाया यहाँ, तो अपन यूँ लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो अंतःविभाजन को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2 अनुपात 1 में। साथ में इसने ये कहा था कि P का मान भी ज्ञात करना है। अब यहाँ है x और y, तो y के लिए P का मान, तो y के लिए अपन अंतःविभाजन का सूत्र लिखते हैं, y बराबर वही सूत्र m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ 1 आ रहा है तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब y का मान कितना है, y का मान है P। m1 का मान कितना आया, m1 का मान आ गया 2, y2 का मान कितना है 3, प्लस m2 का मान कितना आया है 1, और y1 का मान कितना है माइनस का 4। नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा P बराबर 6 माइनस 4/3, तो P बराबर हो जाएगा 6 में से 4 गया 2/3, तो P का मान कितना आ गया, P का मान आ गया मेरे पास 2/3। तो अंतःविभाजन के लिए प्लस वाला सूत्र लगता है, बाह्य विभाजन के लिए माइनस वाला सूत्र लगता है। ये 9वां सवाल, लास्ट सवाल। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है, तो आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो 10वां सवाल है, ये 10वां सवाल एक प्रमेय पर आधारित है। मैंने वो सवाल पूरा नहीं लिखा है, प्रमेय पर आधारित है, और प्रमेय जो है वो है आपकी समकोण त्रिभुज प्रमेय है या पाइथागोरस प्रमेय है, उसको यूँ भी कह सकते हैं बोधायन प्रमेय है। बोधायन प्रमेय क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही उसी आधार पर इस प्रमेय को या इस सवाल को सोल्व करना है। क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी तिरछी होती है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर एक दीवार पर टिकाने से, ये दीवार पर टिका दी, वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है, तो आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है।
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन हमारे पास कर्ण है, आधा लंब है, आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का 64। ये हो जाएगा हमारे पास आधार का स्क्वायर बराबर 36। हमारे को आधार का मान निकालना है, तो जब आधार स्क्वायर बराबर 36 है तो आधार कितना हो जाएगा √6 यानी 6 मीटर। तो उसकी आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी है वो कितने मीटर आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आज स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का जो 5वां नंबर का पेपर आया वो 5 प्रश्न मैंने यहाँ सोल्व कर दिए। 5 पेपर जो सोल्व कर दिए, 5वां पेपर पूरा 10 प्रश्न। ये पेपर यहीं पर ख़त्म होता है और इस पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। पेपर आप तक भी पहुंच चुका है क्योंकि आप लोगों को स्कूल ग्रुप में जोड़ रखा है। तो आप पहले कोशिश ये कीजिए कि वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए और फिर आप पेपर सोल्व कीजिए। नहीं होता है सॉल्यूशन तो फिर यहाँ से आप इसकी मदद लीजिए। अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी ने अगर मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नया पेपर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।